फेजर डायग्राम क्या होता है? हम देखो एसएचएम होता है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से मोशन होता है, या फिर इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में एसएचएम हमारा मोशन होता है। लेकिन ये सब लिंक किया जाता है एक सर्कुलर मोशन से। मान लो हमारे पास इस तरीके से कोई पार्टिकल सर्कल में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो उसकी जो परछाइयाँ बनती हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हैं। जैसे यहाँ से अगर लाइट आ रही है तो उसकी जो परछाई होगी वो देखो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करती हुई दिखाई देगी, तो वो एक एसएचएम होगा। अगर यहाँ ऊपर से लाइट आ रही है तो हमारे पास यहाँ परछाई ऐसे एसएचएम करती हुई नजर आएगी, तो वो इस तरीके से एसएचएम होता है। तो सर्कुलर मोशन और एसएचएम के बीच में यही लिंक है, इनको बोला जाता है प्रोजेक्शंस है। जैसे मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है, वो यहाँ पर है और वो घूम रहा है, ठीक है। ये हमारे पास इसका रेडियस है। अच्छा, ये घूम रहा है इस तरीके से, तो ये पार्टिकल थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, इस तरीके से पार्टिकल जाएगा। इस पार्टिकल का कुछ एक्स प्रोजेक्शन हो सकता है, सॉरी वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन हो सकता है ना। अगर ये मेरे पास वाई एक्सिस है तो इसका कुछ एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन हो सकता है। जैसे अगर ऊपर से लाइट आ रही है तो ये वाला इसका कुछ एक्स पोजिशन हो जाएगी। तो हम एक्स प्रोजेक्शन वाई प्रोजेक्शन इस तरीके से टर्म्स में बातें करेंगे। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सा अलग जगह बना दिया, इसको थोड़ा मूव करते हैं इसको। अब यहाँ पर इसका जो रेडियस है उसको कितना लिया जाए? तो देखो, जिस वक्त ये पार्टिकल यहाँ कहीं रहा होगा, यानी कि यहाँ पर अगर मैं एक्स डायरेक्शन में बात करूँ, इसके एक्स प्रोजेक्शन की बात करूँ, तो ये वाला जो पार्टिकल एसएचएम करता है उसके मैक्सिमम पे है। तो इसके लिए तो ये वाला डिस्टेंस एम्पलीट्यूड के बराबर था, तो इसको हम एम्पलीट्यूड ए के बराबर ही इसका रेडियस मान लेंगे। सिमिलरली ये पार्टिकल यहाँ से चलते चलते कभी यहाँ आ जाएगा। जब मान लो पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे हो गया, तो इसकी ऐसे में लाइट पड़ने के कारण जो यहाँ वाली परछाई होती है वो कहाँ होगी? इस जगह पे आ जाएगी। वो इस दिशा में अपने मैक्सिमम पे है, तो ये फिर से एम्पलीट्यूड के बराबर हो गया। तो हम देखते हैं भाई इसका जो रेडियस है वो एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। मैं लिख देता हूँ भाई ये है मेरे पास ए। ऑलराइट, अब हम मान लेते हैं कि इस दिशा में घूम रहा होगा, इसके घूमने की कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी तो हमें माननी पड़ेगी। तो मान लो मैं बोल देता हूँ ये इस तरीके से ओमेगा से घूम रहा था, कोई बात नहीं। किसी भी क्षण इसका जो एंगल है थीटा इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। क्या मैं इसका जो एक्स प्रोजेक्शन है उसको ऐसे बोल सकता हूँ? देखो, ये वाली जो लेंथ हो जाएगी इसको हम क्या बोल सकते हैं? देखो, अगर मैं एक्स प्रोजेक्शन की बात करूँ, एक्स प्रोजेक्शन में ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज x इज इक्वल टू 0। अब मान लो इसके नीचे, ये इसके एग्जैक्ट नीचे तो नहीं बना हुआ है, भाई जहाँ भी इसकी x पोजीशन कुछ आती है हमारे पास, मैं लिख दूंगा भाई इसका जो कोऑर्डिनेट है उसको लिख सकता हूँ दिस लेंथ विल बी x, और ये हो जाएगी a का cos थीटा। तो हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू a cos थीटा, ठीक। सिमिलरली मैं कुछ इसके y प्रोजेक्शन की बात कर सकता हूँ। देखो, यहाँ पर मेरे पास है y इज इक्वल टू 0, इसको लिखेंगे हम, ये रहा y इज इक्वल टू 0। इस पर्टिकुलर समय पे ये हमारा थोड़ा ऊपर है, इसकी कुछ y में वैल्यू है, और वो y में वैल्यू किसके बराबर है? ये वाली लेंथ के बराबर। तो क्या इस चीज़ को मैं बोल सकता हूँ ये a का साइन थीटा है? तो हमारे पास यहाँ से आ जाता है भाई y प्रोजेक्शन, यहाँ पे मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू a का साइन थीटा, ठीक। अब क्योंकि मान लो ये इस तरीके से ओमेगा से घूम रहा था, किसी भी टाइम टी पर हम इसके थीटा और ओमेगा के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर ये यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है, किसी भी टाइम टी में, अब देखो ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था, तो हम लिख सकते हैं भाई थीटा की वैल्यू ओमेगा टी के ही तो बराबर होगी ना। तो यहाँ पे हमारे पास आता है ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा। बहुत ही सिंपल, यहाँ पे वैल्यूज रख दो। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है? एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, वाई विल बी ए साइन ऑफ ओमेगा टी। क्या बन गया ये एक एसएचएम की इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये एक एसएचएम की इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भाई हमारे पास एक सर्कुलर मोशन हो रहा होता है, उसकी जो परछाइयाँ हैं वो एसएचएम करती हैं। इस जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस सर्कल को बोला जाएगा, ये एक रेफरेंस सर्किल है ना, दिस इज अ रेफरेंस सर्किल। इसका जो रेडियस होता है वो एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, इसको हमने ऑलरेडी यहाँ पर बना लिया है। और उसकी एक एंगुलर वेलोसिटी होती है जो इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बराबर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखा ए कॉस ओमेगा टी ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। जो एसएचएम के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी के बराबर है। यहाँ पर अब कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मत रटना कि एक्स प्रोजेक्शन पे हमेशा ए कॉस ओमेगा टी आता है।
जिस तरीके से डायग्राम बना होगा, मान लो किसी ने यहाँ से थीटा इस तरीके से नापा हुआ है और हमारे पास यहाँ से ओमेगा इस डायरेक्शन में दे दी, तो यहाँ पर के रटी रटाई चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। हमें देखना समझ में आना चाहिए कि भाई ये वाला डिस्टेंस है, अगर हमने इसको बोला हुआ है कि ये x है तो x की वैल्यू a cos ओमेगा टी आ रही है यहाँ पर, है ना। सिमिलरली यहाँ पर x की वैल्यू a sin ओमेगा टी आ रही है। इस तरीके से हमें देखना आना चाहिए। देखना आ गया तो हम इक्वेशन आसानी से लिख लेंगे। अब एक बात बताओ, ये यहाँ से ऐसे 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 घूम रहा है और ये भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। जिस वक्त ये ऊपर जाता है उस वक्त ये मैक्सिमम पे आता है, जिस वक्त ये यहाँ आता है ये यहाँ पहुँच जाता है, जिस वक्त ये नीचे आता है ये यहाँ आ जाता है, जिस वक्त ये यहाँ आ जाता है ये वाला यहाँ आ जाता है फिर से। तो इन दोनों का टाइम पीरियड सेम है। इसी से मुझे पता चलता है कि भाई दोनों का टाइम पीरियड मैं निकाल सकता हूँ, t विल बी इक्वल टू 2π/ω फॉर बोथ SHM एंड रेफरेंस सर्किल का जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसके लिए। तो इस तरीके से हमें देखना आना चाहिए। अब यहाँ पे भी हमने माना था कि थीटा एकदम 0 से स्टार्ट हुआ था। इस तरीके से मान लो 0 से नहीं स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, उस चीज़ को भी देखते हैं। देखो, हर बार ज़रूरी नहीं कि SHM मीन पोजीशन से स्टार्ट हो। कई बार हो सकता है यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर इस तरीके से हमारे पास SHM हो रहा है। तो अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब हम रेफरेंस सर्किल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस सर्किल है। पहले तो इसमें ओमेगा की डायरेक्शन हमें बनानी पड़ेगी। भाई ओमेगा इस तरीके से होता है, ठीक। और हमें ये भी बताना पड़ेगा यार स्टार्टिंग में थोड़ा इस तरफ जा रहा था, ठीक है, या फिर ये किस तरफ आ रहा था, इस तरफ आ रहा था। आपको जो मन करे उस तरफ आप रख सकते हो। लेट से अगर मैं बोल देता हूँ कि भाई ये इस तरफ आ रहा था एट t इक्वल टू 0, ठीक। तो अब इसको मैं किस चीज़ की परछाई बोलूँ? देखो, हमारे पास यहाँ पर एक पार्टिकल है जो इस तरीके से चक्कर काटता है। ये उसकी परछाई है। अगर ऊपर से लाइट आ रही है तो वो पार्टिकल कहाँ होगा? बहुत ही सिंपल है कि वो पार्टिकल इसके एग्जैक्टली ऊपर कहीं होना चाहिए, तभी तो वो इसकी परछाई बनेगा। पार्टिकल की हमारे पास दो पोजीशन आ जाती हैं, या तो पार्टिकल यहाँ है या फिर पार्टिकल यहाँ है। अच्छा, ठीक है। अब ये वाला जो पार्टिकल है हमें पता है रेफरेंस सर्किल में इस सेंस में वो घूम रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले से ही मार्क कर दिया था, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये इस तरफ आ रहा है। हमें दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही है? तो अगर ये वाला ऑप्शन को मैं चुन लूँ, मान लो इसको मैंने चुन लिया, तो ये तो भाई साहब इस तरफ जा रहे थे, ये इस तरफ जा रहे थे, तो इसकी परछाई तो यहाँ पे इधर आती, लेकिन हमारा तो वेलोसिटी इसकी इस तरफ है, यानी कि ये गलत आंसर है। यहाँ पे देखो, इस सेंस में हमें घुमाना है। ओमेगा देखो इस तरीके से थी, तो ये डेफिनेटली इधर आ रहा होगा, ये डेफिनेटली इधर आएगा, तो इसकी परछाई भी इधर आएगी। और देखो वेलोसिटी इसी तरफ है। इसका मतलब हमें पता चल गया भाई यहाँ वाला जो पार्टिकल है, पार्टिकल यहाँ पर है एट t इक्वल टू 0। जैसे ही मैं इतना पता चल गया, मैं बोल दूंगा भाई ये है मेरे पास a एम्पलीट्यूड, और हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। अच्छा, अब मुझे लिखना पड़ेगा इसकी पोजीशन, कुछ ना कुछ तो लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो ये था मेरे पास x इज इक्वल टू 0। इस वक्त इस पार्टिकल की पोजीशन x के बराबर है। यहाँ पर वही चीज़ मैं देख सकता हूँ भाई, ये हमारे पास इस तरीके से x आ जाता है। अच्छा, x को मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पर अभी मेरे पास एंगल है। देखो, ओमेगा इस सेंस में है, तो एंगल को भी मैं यहाँ से नापना शुरू करता हूँ इस तरीके से। एट t इज इक्वल टू 0 हमारे पास पार्टिकल यहाँ था। हम क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल फेज बोल देंगे। x की वैल्यू होती है x इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हमारे पास फाई के बराबर है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ये एंगल फाई था। t की वैल्यू 0 पर हमारे पास पार्टिकल यहाँ था, ये वैल्यू हमारे पास फाई थी, इसके कारण x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये थोड़ी देर बाद, अब देखो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इस एम्पलीट्यूड को इधर लिख देते हैं। थोड़ी देर बाद ये इस तरीके से और घूमेगा, ये यहाँ आ जाएगा। अब हमारे पास इस तरीके से ये पार्टिकल आ चुका होगा, और ये वाला जो एंगल अभी अभी हमने कवर किया, इसको मैं बोलूँगा भाई ये वाला हमारे पास ओमेगा टी हो गया। तो जो टोटल एंगल बन जाता है ये कितना हो गया? ये हो गया ओमेगा टी प्लस फाई। तो हमारे पास यहाँ पर देखो ओमेगा टी प्लस फाई लिखा हुआ है, और ये एंगल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, थोड़ी देर बाद में ये एंगल इस तरीके से आ जाएगा कि हमारे पास इसकी टोटल वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो हमें पता भी चल रहा है, देखो ये x इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल आ गया। तो इस तरीके से हमें देखना आना चाहिए। और इनिशियल फेज का मतलब यही होता है कि भाई अगर आपका मीन पोजीशन से तो स्टार्ट नहीं किया आपने, कहीं से स्टार्ट किया, तो या तो मैं ऐसे बोलता कि भाई इसका एम्पलीट्यूड a था, लेकिन हमने x इज इक्वल टू a/2 से इसको स्टार्ट किया है। एक बोलने का तरीका ये भी हो सकता है,
या फिर मैं ऐसे बोल दूंगा कि भाई मैंने इसको इस तरीके से स्टार्ट किया कि इसका कुछ इनिशियल फेज था। अच्छा, यहीं पे क्वेश्चन बन गया। क्या क्वेश्चन बन गया कि अगर ये x इज इक्वल टू a/2 से स्टार्ट होता है तो बताओ इसका इनिशियल फेज कितना था। तो हमें पता चल जाता है भाई ये x की जो वैल्यू है वो a/2 के बराबर है। ये पूरा का पूरा हमारे पास a था। मैं लिख दूंगा a/2 इज इक्वल टू a ऑफ cos फाई, है ना। a का cos फाई a/2 के बराबर है। तो यहाँ से देखो मुझे मिल गया cos फाई की जो वैल्यू है वो 1/2 है। cos फाई की वैल्यू 1/2 यानी फाई की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। पाई की टर्म्स में बात करोगे तो हो गया मेरे पास π/3। इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा भाई इसका इनिशियल फेस अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो फाई की वैल्यू π/3 मैं लिख दूंगा। तो अब बोलने का दूसरा तरीका क्या हो गया, अब मैं ये नहीं बोलूंगा हम a/2 पे थे, अब मैं बोलूंगा इसका इनिशियल फेस था π/3। तो जिसको समझना है वो समझ जाएगा कि ओ इनिशियली इसकी पोजीशन मेन पोजीशन पे नहीं थी, वो हाफ एम्पलीट्यूड पे था। इस तरीके से हमारे पास ये फेज वगैरह काम करता है। The radius of circle, the period of revolution, initial position and sense of revolution are indicated in the figure। तो यहाँ पे देखो रेडियस पता है हमें, इस सेंस में घूमना है, यहाँ पे एरो भी बना रखा है, ये लिखा है p यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल हमारा यहाँ पर था, ठीक है। इसका टाइम पीरियड भी हमें दिया है कि टाइम पीरियड की वैल्यू है 4 सेकेंड। तो द y प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल, अब देखो ये यहाँ पर इस तरीके से रोटेट करेगा। तो मान लो ये यहाँ पर गया, वाई प्रोजेक्शन की बात हो रही है, तो इसको आप ऐसे समझो इधर से लाइट आ रही है तो इसका वाई पार्टिकल यहाँ कहीं आएगा, प्रोजेक्शन है ना। जब ये यहाँ आ जाएगा तो इसका वाई प्रोजेक्शन यहाँ आएगा। तो वाई प्रोजेक्शन हमारे पास इस तरीके से एसएचएम करता हुआ हमें नजर आएगा। हमें उसकी इक्वेशन लिखनी है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ये पीवाईक्यू है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। कैसे आया देखो, सॉल्व करते हैं। मान लो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था और थोड़े टाइम बाद ये पार्टिकल घूमते घूमते यहाँ आ जाता है फॉर एग्जाम्पल। तब पहले तो इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा लाइन इस तरीके से। ये है मेरे पास रेडियस कितना r, इसको लिख देते हैं जिसकी वैल्यू मुझे पता है 3। जब हम बोलते हैं y प्रोजेक्शन, मतलब इसका मुझे y प्रोजेक्शन में मैं बोलूँगा कि भाई मुझे ये वाली जो लेंथ है जिसको मैं बोलूँगा यार यहाँ से अगर मैं ऊपर की तरफ नापता ये हो जाता मेरे पास y। इसकी वैल्यू बता दो क्या हो जाएगी। अच्छा, हम यहाँ पर थे t इज इक्वल टू 0 पे, फिर हम इस तरीके से घूमते हुए यहाँ पे आए तो इसने कुछ एक एंगल कवर किया है। क्या हम इस एंगल की वैल्यू बता सकते हैं? अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा टाइम्स टी। अब ओमेगा मुझे नहीं पता, लेकिन किसी भी टाइम टी पर इस तरीके से मैं थीटा को लिख सकता हूँ। ओमेगा को भी पता कर लेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन वाई प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वाई प्रोजेक्शन की जो वैल्यू जाती है वो जाती है r इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पे हमेशा मैं ये बोलूँगा, इसको रटना मत कि वाई प्रोजेक्शन पे कॉस होता है, एक्स प्रोजेक्शन पे साइन होता है। कहाँ से एंगल मेजर किया उस पर भी डिपेंड करता है। अगर एंगल्स यहाँ से मेजर किए जाते तो बात ही अलग हो जाती, ठीक है। तो वाई की वैल्यू आ जाती है हमारे पास r cos थीटा। अब देखो वाई की वैल्यू में रेडियस की जगह मैं लिख दूंगा सीधे सीधे 3, और मुझे थीटा की जगह लिख देना है ओमेगा टी। बस मुझे ओमेगा नहीं पता, तो ओमेगा कैसे पता करें? तो ओमेगा यानी ये कितनी तेज़ी से घूम रहा है, तो जितनी तेज़ी से घूमेगा उसके हिसाब से इसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। और हमें टाइम पीरियड की वैल्यू दे रखी है 4 सेकेंड। अच्छा, एक पूरे चक्कर में हम कितना एंगल कवर करते हैं 2 पाई। एक पूरे चक्कर में समय कितना लग रहा है इसको 4 सेकेंड। तो मुझे पता है कि यहाँ पर जो 2 पाई होता है, जो पूरा का पूरा एंगल कवर हो जाएगा, वो ओमेगा इंटू टाइम पीरियड होगा, है ना। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ ओमेगा टी। या फिर अगर आपको याद हो, हमारे पास सीधे सीधे फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड की वैल्यू होती है हमारे पास 2 पाई बाय ओमेगा। वो सब एक ही जगह से डिराइव हुए हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि भाई हमारे पास ओमेगा की जो वैल्यू आ रही है, ओमेगा की वैल्यू आ जाती है मेरे पास पाई डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से वैल्यूज रखो। वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, रेडियस की जगह रख देंगे हम 3। फिर उसके बाद मेरे पास आ जाएगा कॉस थीटा की जगह आ जाएगा मेरे पास पाई बाय 2 टाइम्स टी। एंड ये है ऑप्शन डी, टी इज आवर करेक्ट आंसर। फाइंडिंग फेज। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ पे हमारे पास फेज पता करना है। मान लो मेरे पास यहाँ पर बोला गया कि पार्टिकल ये इस तरफ जा रहा था, तो बताओ रेफरेंस सर्किल में अगर इस सेंस में रोटेशन है तो इसका जो रेफरेंस सर्किल पे पार्टिकल होता है तो वो कहाँ पे होगा। अब देखो इसको कैसे समझोगे। पहली बात तो इस दिशा में हमारे पास मोशन हो रहा है,
तो ज़रूर ऊपर से मान लो इस तरीके से लाइट आ रही है तो उसकी परछाई बन रही होगी। अभी ये किसी पार्टिकल की तो परछाई है, या फिर नीचे से लाइट आ रही होगी, वही बात होती है, ठीक है। तो हम एक्स प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर है यानी कि हमारे पास जो रेफरेंस सर्किल में पार्टिकल घूम रहा होगा वो या तो इसके ऊपर इस जगह पे होगा, या फिर इसके नीचे यहाँ पर कहीं हो सकता है, ठीक। अब अगर यहाँ पर है और ये पार्टिकल का जो सर्कल में मोशन हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है, तो ये पार्टिकल इधर जा रहा होगा, तो हमारे पास देखो इसकी परछाई आगे आएगी। वहीं अगर हम यहाँ वाले को कंसिडर कर लेते तो देखो रोटेशन का सेंस तो इसी दिशा में है, तो ये वाला कुछ इस तरफ आ रहा होता तो इसकी परछाई इधर आती। तो बताओ कौन सा वाला सही है। हम देखते हैं कि भाई ये यहाँ पे जा रहा है, इसका मतलब हमारा डेफिनेटली जो पार्टिकल है जो रेफरेंस सर्किल पे है वो यहाँ कहीं पे होगा, और इस तरीके से हम बोलेंगे भाई ये ऐसे जा रहा था, ओमेगा से इस तरीके से घूम रहा था। आपसे पूछ लेगा इनिशियल फेज की वैल्यू क्या है, वो तो डिपेंड करेगा हम थीटा की वैल्यू कहाँ से नापते हैं। अगर हम यहाँ से नापते होंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा इनिशियल फेज, अगर हम यहाँ से नापते होंगे तो फिर कुछ और आ जाएगा इनिशियल फेज। तो नापना छोड़ो, अभी हमें बस ये समझना है कि वो अगर हमारे पास एसएचएम में पार्टिकल यहाँ है और उसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो जो रेफरेंस सर्किल इस तरीके से घूम रहा होगा वो उसमें पार्टिकल हमारा यहाँ पे घूम रहा होगा और इस सेंस में वो आ रहा है। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में हमारे पास देखो रेफरेंस सर्किल में पार्टिकल का रोटेशन का सेंस हमें मार्क कर दिया, वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है। ये वाला पार्टिकल हमारा यहाँ पर है। अब देखो रेफरेंस सर्किल में इसके करस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल होगा या तो इसके ठीक ऊपर होगा या इसके ठीक नीचे होगा। बताओ कौन सा वाला है। यहाँ से हम ऐसे जा रहे हैं तो ये वाला पार्टिकल यहाँ से ऐसे जा रहा होगा। अगर ये ऐसे जाता तो इसकी परछाई इस तरफ आ रही होती, तो यार ये वाला तो क्लियरली नहीं है ना, ये वाला तो नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये वाला कुछ ऐसे जाता हुआ दिखता। लेकिन अगर मैं यहाँ वाले को देखूँ, क्योंकि रोटेशन का सेंस इस तरीके से है तो ये वाला भी ऐसे आ रहा होगा। देखो इसकी परछाई भी इधर ही आ रही है, तो यानी कि ये वाला आ जाएगा और हमारे पास यही करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ से सेंटर से मैं इस तरीके से इसको जोड़ दूंगा और बोलूँगा भाई इस सेंस में घूम रहा था। अगेन फिर से सवाल उठता है इनिशियल फेज किसे बोलोगे, डिपेंड करता है मैं यहाँ से नाप रहा था या इस जगह से नाप रहा था, तो वो हमारे काम की चीज़ नहीं। हमें तो देखना आना चाहिए कि भाई अगर पार्टिकल का प्रोजेक्शन इस तरीके से मूव करता है यहाँ पर था, तो रेफरेंस सर्किल पर किधर है हमारा पार्टिकल। नेक्स्ट इस वाले का बताओ जल्दी से, कहाँ होगा इसमें। पहले तो देखो इसके ठीक ऊपर या ठीक नीचे होगा। अब ये घूम रहा है इस सेंस में, अगर यहाँ वाले को मैं सेलेक्ट कर लेता तो ये तो इधर आ रहा था, तो इसकी परछाई इस तरफ आती, लेकिन वो तो नहीं हो रहा है, ये तो इधर जा रहा है। तो क्लियरली मुझे पता चल जाता है यार इस बार तो हमारे पास ये वाला जो पार्टिकल है वही होगा, क्योंकि ये यहाँ से इस तरफ जा रहा होगा। और सिमिलरली मैं यहाँ पे देख सकता हूँ भाई यहाँ पर हमारे पास इसके ठीक ऊपर या ठीक नीचे होने वाला है पार्टिकल, इस दो जगह में से कहीं पे हो सकता है। अगर ये वाला सेंस में है तो अगर मैं यहाँ वाले को चुनता तो वो इधर जाता, तो परछाई उसकी इधर आ रही होती, लेकिन वो तो हो नहीं रहा। तो ये घूमते 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 कभी यहाँ आया होगा, फिर उसके बाद ये इधर जा रहा होगा, देखो परछाई इसकी इधर आ रही है, तो हम बोल देंगे भाई दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरीके से मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ। ऐसे कोई भी एसएचएम हो रहा हो उसकी करस्पॉन्डिंग हम रेफरेंस सर्किल में पार्टिकल को ढूंढ सकते हैं। सिमिलरली सेम चीज़ आप देख सकते हो, अगर वाई डायरेक्शन में हमारे पास एसएचएम हो रहे होते तो भी आप इसी तरीके से बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। Two particles are performing SHM with same frequency and amplitude A. They are both seen together at a/2 moving in opposite directions. The phase difference between them is। ये सवाल तो इतनी बार पूछा गया है कि पूछो मत। अब देखो उससे बोला जा रहा है कि हमारे पास पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल हैं जो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ एसएचएम कर रहे हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है। तो दोनों मान लो इस तरीके से ऐसे 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 कर रहा होगा, दूसरा वाला भी ऐसे 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 कर रहा होगा, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दोनों पार्टिकल को एक ही जगह पे देखा गया जो था हमारे पास a/2। तो मान लो ये पूरा का पूरा मेरे पास a था तो उसका a/2 पे देखा गया। अगर एसएचएम की बात करते तो एसएचएम में वो यहाँ पर इस तरीके से घूम रहे होते और हमको इस जगह पे पार्टिकल मिल जाता, देखो a/2 पर ये है। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि एक बार पार्टिकल हमारा इस दिशा में जा रहा था, दूसरा पार्टिकल हमारा इस दिशा में जा रहा था। बताओ इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। तो फेज डिफरेंस कैसे पता करेंगे। देखो हमने फेज निकालना सीखा था। मान लो मेरे पास कोई भी एक पार्टिकल होता है तो मैं देख लेता था भाई यहाँ पर इसका रेफरेंस सर्किल है और यहाँ से ऐसे घूम रहा था, तो मान लो ये इसका इनिशियल फेज है। सिमिलरली आप किसी और का इनिशियल फेज निकाल सकते हो। मान लो दूसरा वाला मेरे पास यहाँ था तो मेरे पास एक का फेज ये आ गया, दूसरे का फेज ये आ गया। खास बात क्या है, दोनों को सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन में आपको घुमाना है। ऐसा मत करना कि एक का रेफरेंस पार्टिकल में सर्किल ऐसे घूम रहा था, दूसरे का ऐसे घूम रहा था, वो नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि फिर उन दोनों के बीच का फेज कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब अगर हमारे पास यहाँ पर एक है, यहाँ पर दूसरा है, फर्क नहीं पड़ता मैं यहाँ से नापना शुरू करूँ, है ना, तो भी सेम फेज डिफरेंस आएगा।
अगर मैं यहाँ से नापना शुरू करूँ तो भी सेम फेज डिफरेंस आएगा, डिफरेंस सेम आता है। तो अब आपको पहली बात इन दोनों के करस्पॉन्डिंग रेफरेंस सर्कल पे जो पार्टिकल हैं उनको बनाना है। कोई सा भी सेंस मान लो, आप ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, किसी भी तरीके से देखोगे सेम आंसर आएगा। उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस आपको बताना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 2π/3। सॉल्व करते हैं कैसे। देखो हमारे पास पहली बात तो यहाँ पर पार्टिकल है, तो रेफरेंस सर्कल में जो इनके करस्पॉन्डिंग पार्टिकल होने वाला है वो इसके इसी लाइन पे होगा, ठीक है। दोनों अलग अलग होंगे, ये भी मुझे पता चल गया। क्यों पता चल गया दोनों अलग अलग होंगे? क्योंकि अगर दोनों सेम ही होते तो दोनों सेम ही दिशा में जा रहे होते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक सेंस ऑफ रोटेशन मान लेते हैं। आप किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मान लो इस तरीके से मान लिया, ओके। तो हमारे पास यहाँ पर एक पार्टिकल इधर जा रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा वाला होगा? यहाँ वाला जो इस तरफ जा रहा होगा, ठीक है भाई। तो हमारे पास एक पार्टिकल तो ये वाला आ जाता है, दूसरा आता है ये वाला। एक की शैडो यहाँ पर इधर जाती हुई दिखेगी, दूसरे वाले की शैडो इधर जाती हुई दिखेगी। दोनों किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर a/2 पर एग्जिस्ट करते हैं। इन दोनों के फेजेस बनाओ, देखो। तो यहाँ से मैं लाइन ज्वाइन कर दूंगा इस तरीके से, ऐसे। एक ये हो गई, दूसरी हमारे पास ये हो गई। कहाँ से नापना चाहते हो फेजेस को? किसी भी जगह से नाप लो। अगर मान लो मैं यहाँ से नापता हूँ, है ना, लेट्स से मैंने यहाँ से नापा, तो ये मेरे पास एक का θ1 हो गया, ये मेरे पास दूसरे का θ हो जाएगा। बेसिकली दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो ये वाला डिफरेंस हमें पता करना है। और ये हम ज्योमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री से बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। देखो सिमेट्री से मुझे दिख रहा है ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है, दोनों बराबर होने वाले हैं। मुझे एक भी एंगल पता चल जाए तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। और एक्चुअली वो बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? क्या बोला इनने कि वो a/2 पे था, a/2 पे था, यानी ये वाली लेंथ a/2 थी, यानी कि ये वाली लेंथ एम्पलीट्यूड/2 थी, ठीक है भाई। ये वाली लेंथ मेरे पास a/2 है। पूरा का पूरा जो रेडियस होता था वो मेरे पास एम्पलीट्यूड a के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? ये जो एंगल है थीटा, पहले तो इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है a/2 डिवाइडेड बाई a, यानी कि 1/2। क्या इससे मुझे ये नहीं पता चल जाता कि थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाती है मेरे पास 60 डिग्री, या फिर इसी को आप लिख सकते हो π/3। अब क्योंकि हमारे पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है तो इसको फटाक से ऐसे मत मार्क कर देना। दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 2 थीटा के बराबर है। हमने अभी ने थीटा की वैल्यू निकाली है, तो हमारे पास जो डेल्टा फाई इस तरीके से लिखना है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स थीटा, यानी कि 2π/3 एंड सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत बार ये पूछा भी गया है। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे हमने 11th और 12th सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स नए सिलेबस के हिसाब से कवर कर लिए हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको सारे वीडियोस, एडिशनल एक्सरसाइज, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। हर तरीके के PYQ जितने भी तरीके के पूछे गए हैं सब इस कोर्स में कवर्ड हैं। साथ में आपको कलरफुल नोट्स मिल जाते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। प्रिंटेड नोट्स नहीं, वो PDFs हैं, तो उनको भी डाउनलोड कर सकते हो आप कोर्स से। जल्दी आ जाओ, लिंक में मिलते हैं जल्दी से फुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स में।